बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 इज़ हियर, दैट इज़ रीडिंग फॉर मेन आइडिया। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो वो जिसने लिखी होती है उसका पीछे कोई पर्पज़ होता है, कोई मकसद होता है जिसलिए उसने। जैसे आप ये एग्जांपल लें, ये आपका एक हैंड आउट है, ये लेसन नंबर 3 के जो आपके हैंड आउट्स हैं, ये एक पेज है। ये किस लिए लिखा है कि आपको ये बताया जाए ये वाला टॉपिक है, इसलिए ये लिखा गया ना, आपको ये समझाने के लिए। तो ये बात मैं आपको कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ कि एवरी थिंग विच इज़ रिटन, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई पर्पज़ होता है। तो अब अगर तो हम वो वाली लिखी हुई चीज़ पढ़ के लिखने वाले का मकसद जान लें तो उसको कहते हैं मेन आइडिया, कि लिखने वाले का मेन आइडिया क्या था जिसके लिए उसने लिखा है। और होता भी मतलब भी यही है हमारा पढ़ने का, यही कि हमें वो मेन आइडिया तक पहुंचना है जिसके लिए उसने कुछ भी लिखा है। कोई भी राइटिंग मटेरियल हो, कोई ऐसे हो, कोई भी। अभी आपके हैंड उसके एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे दी है। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। इज़ डिवोटेड टू डेवलप योर रीडिंग स्किल। ये लेसन, डिवोट का मतलब होता है वक्फ किया गया है, ठीक है। ये आपका लेसन किस लिए वक्फ किया गया है? आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। आपने पहले इंग्लिश की थोड़ा लैंग्वेज हमने देखा, प्रोनाउंसिएशन देखी। अब क्या आप रीडिंग स्किल्स, यानी कि आप ये चीज़ पढ़ें, ये वाला पैराग्राफ इधर से इधर तक पढ़ें तो आपको इसमें पता चले ये किस लिए लिखा हुआ है, इसका मेन आइडिया क्या है, जो राइटर हमें कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिसलिए लिखने वाले ने ये लिखा है। तो ये हमारी रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की जो हमारी महारतें हैं वो अच्छी करने के लिए ये हमें लेसन प्रोवाइड किया गया है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू विल नीड फॉर सक्सेस इन योर स्टडीज़, ठीक है। आपको आपकी स्टडीज़ में कामयाबी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है, जिस स्किल की, वो कौन सी स्किल है भला? रीडिंग स्किल्स, ठीक है। इफ़ यू नीड इनएक्यूरेटली यू विल मिस सम ऑफ द इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ दैट यू रीड। इनएक्यूरेटली का मतलब होता है गलत तरीके से, कि अगर आप ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो राइटर आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा है वो आपको समझ नहीं आएगी ना। जब आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप वो मिस कर जाएंगे जो वो इन्फॉर्मेशन आपको या कोई आइडिया राइटर बताना चाह रहा है। इफ़ यू रीड स्लोली, अगर आप आराम से पढ़ेंगे, यू विल अननेसेसरली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग। तो क्या होगा, आप गैर ज़रूरी तौर पर इतना ढेर सारा टाइम लगा देंगे पढ़ने में। जैसे देखें, एक पैराग्राफ है, या आप 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा लगा देंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 घंटा या 2 घंटे इसको लगें तो ये तो इननेसेसरी टाइम वेस्ट करने वाली बात ही है ना। सो योर अदर वर्क विल सफ़र। तो आपके दूसरे काम फिर ज़ाहिर है, जब सारा टाइम रीडिंग पे लगाएंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे। Your ability to read English rapidly and accurately depends upon purposeful practice. आपकी इंग्लिश पढ़ने की जो एबिलिटी, काबिलियत है, अच्छे तरीके से और रैपिडली यानी कि तेज़ी से और ठीक तरह से इंग्लिश पढ़ने की जो आपकी काबिलियत है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? पर्पसफुल प्रैक्टिस, कि आपने प्रैक्टिस की हो। पहले आप बार बार जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज़ में आप मास्टर हो पाते हैं ना। और प्रैक्टिस भी फजूल में नहीं करनी, टाइम वेस्ट करने वाली नहीं, पर्पसफुल मीनिंगफुल प्रैक्टिस करनी है। This lesson will introduce you the ways by which you can improve your reading skills. ये लेसन हमें बताएगा ऐसे तरीके जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। You learn to read by reading. You must continue to practice on your own later. आप पढ़ना इस लेसन में सीखेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस इस बाद में बार बार खुद पे करनी है, ठीक है। अब ये लेसन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि आपने प्रैक्टिस खुद से कैसे करनी है। दिस लेसन इज़ इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं। पहला है टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ, की अगर हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो इसका डेफिनेटली कोई टॉपिक है, लिखने वाले ने किसी टॉपिक पे इसको बिल्ड किया ना, टॉपिक पे लिखा है। सेकंड पार्ट पे हमने देखना है मेन आइडिया, कि उसका मेन आइडिया क्या है। पहला टॉपिक है, उसका मजमून क्या है, दूसरा उसका मेन आइडिया क्या है, और तीसरा जो लास्ट पार्ट है वो डिटेल्स है, ठीक है। आपने बच्चों ये बात याद रखनी है, कोई भी पैराग्राफ है वो इन 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ है, उर्दू का, किसी भी ज़ुबान का कोई भी पैराग्राफ है, उसका टॉपिक होगा, एक उसका मेन आइडिया होगा और एक डिटेल्स उसकी, उसमें ये 3 चीज़ें प्रोवाइड की होंगी गई होंगी, ठीक है। एवरी राइटिंग में कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है। ओके, टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ, पहला पार्ट देखें कि टॉपिक क्या होता है। If you are able to identify the topic of a paragraph, it will go too long way in developing your reading ability. A good reader is quickly able to identify the topic of a paragraph. अच्छा रीडर वो होता है जो फ़ौरन से पैराग्राफ देखे और उसे पता चल जाए कि इसका टॉपिक क्या है, ये किस टॉपिक पे पैराग्राफ लिखा गया और इस लिखने का मकसद क्या है। अच्छा, वो कह रहा है कि आपकी एबिलिटी रीडिंग स्किल की इस बात पे डिपेंड करती है। ये देखें ना, अब ये पैराग्राफ है, इसका हमें ये टेक्स्ट सिर्फ दिया गया, हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छा जो रीडर है ना, जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, उसको फ़ौरन पता चलेगा कि ये टॉपिक क्या है इस पैराग्राफ का। पैराग्राफ पढ़ के यकीनन उसे मौजू का पता चल जाएगा। ओके, व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ, बता दिया आपको ना मैंने कि गुड रीडर वो होता है जिसको पता चल जाता है फ़ौरन से पैराग्राफ एक नज़र देखते ही कि टॉपिक क्या है। तो आप भी गुड रीडर बन सकते हैं, कैसे भला? आप प्रैक्टिस करके, कि आप बार बार ढेर सारे पैराग्राफ पढ़ेंगे, उनका आप टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको फिर एक ग्लिम्स कहते हैं, एक नज़र देखने से ही पता चल जाएगा, एक झलक देखने से ही कि इसका टॉपिक क्या है।
इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द होल पैराग्राफ, दैट इज़ व्हाट इज़ द होल पैराग्राफ इज़ अबाउट। टॉपिक क्या होता है कि ये होल पैराग्राफ का सब्जेक्ट होता है कि पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। डेफिनेटली टॉपिक हमें यही बताता है ना कि ये राइटिंग है किस चीज़ के बारे में। इट कैन यूजली बी एक्सप्रेस्ड इन अ वर्ड और 2 वर्ड। अच्छा ये बात याद रखनी है, टॉपिक छोटा से छोटा होगा, बड़ी लाइन या एक सेंटेंस कभी भी टॉपिक नहीं होता। वो कह रहा है कि यूजली वो 1 लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ में होता है, लेकिन 3 लफ्ज़ या 4 लफ्ज़ भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं। आपने करना छोटे से छोटा जो टॉपिक है ना वो होता है एक पैराग्राफ का। अगर सम टाइम ऐसा होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ऐसे आए कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया और आपको कहा गया हो कि इसका टॉपिक आप लिखें, तो आपने ये याद रखना है टॉपिक 1 या 2 लफ्ज़ों का या 3 हद 4 लफ्ज़ कर लें। अगर आप छोटा नहीं कर पा रहे ना, ऑफ, इन, एट, ये प्रपोजिशन मिला के 4 लफ्ज़ों का कर लें, तो इससे बड़ा टॉपिक होता भी नहीं है और लिखना जितना लंबा होगा ना उतना ही उसकी वर्थ कम होती जाएगी। तो टॉपिक जो है वो छोटे से छोटा होता है, ठीक है, छोटे से थोड़े लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है। When you read a paragraph, ask yourself the question. जब आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ें तो खुद से सवाल पूछें, क्या भला what is the writer trying to say to discuss throughout the paragraph? राइटर आपको क्या कहना चाह रहा है, जो उसने अपने पूरे पैराग्राफ में डिस्कस किया है वो क्या है, वो क्या किस चीज़ के बारे में है। एंड द आंसर दैट कम्स अप फ्रॉम योर हार्ट और माइंड, और जो आपका दिल और दिमाग जो जवाब दे, लेकिन दिल को ज़्यादा प्रेफर करूँगी, ठीक है, दिमाग कभी गलती कर जाता है लेकिन जो दिल आंसर देना वही आंसर होता है। लेकिन ये बात याद रखनी है, वर्ड और 2 वर्ड्स, और in excessive case it is 3 or 4 word, not more than that. Okay, here are a number of short paragraph taken from different textbook. नीचे आपको ढेर सारे पैराग्राफ दिए गए हैं और इनका टॉपिक आपने और मैंने मिलके हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच पैराग्राफ 3 or 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन, सेलेक्ट वन विच यू कंसिडर द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद उसने बताया कि 3-4 टॉपिक दिए हुए हैं, तो हमने बताना है कि इसका जो ठीक वाला टॉपिक है ये क्या है। बल्कि हम टॉपिक छुपा लेते हैं, हम खुद से टॉपिक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या टॉपिक दिया हुआ है। टेक्स्ट नंबर 1 देखें, गौर से आपने इसको मेरे साथ देखना है। न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी ईयर। हर साल पौधों की नई स्पीशीज़ यानी कि नई इकसाम, नई नस्लें डिस्कवर होती हैं, दरियाफ्त होती हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द ईयरली एवरेज फॉर द हायर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स अलोन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4700 प्रपोज न्यू स्पीशीज़। इस बात का एस्टिमेशन कहते हैं अंदाज़ा लगाने को, कि इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि एक साल में एवरेज तौर पर यानी कि तकरीबन एक साल में हायर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स अलोन, जो प्लांट्स के हायर ग्रुप्स हैं यानी कि बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उसकी तकरीबन 4700 न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो प्रपोज होती हैं, दरियाफ्त होती हैं। इट इज़ ऑब्वियसली नेसेसरी, ये यकीनी तौर पर ज़रूरी है, from practical as well as scientific standpoint, that attention be given to the naming and the proper classification of the vast assemblage of plants, both native and cultivated। वो कहता है ये दोनों तरह से यानी कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अमली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों तरह से ये बात ज़रूरी है कि हमें अब जो प्लांट की न्यू स्पीशीज़ जो डिस्कवर हुई हैं उनके नाम तो देने हैं ना। अगर आपका साइंटिफिक बैकग्राउंड, आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने उसमें नेमिंग एंड नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, तो आपके फ़ौरन माइंड में आ रहा होगा कि ये उसके बारे में, क्योंकि ये प्लांट के नेम्स के बारे में डिस्कस कर रहा है पैराग्राफ, कि वो कहता है कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ डिस्कवर होती हैं, तो ये अब ज़रूरी है इस चीज़ पे अटेंशन पे की जाए, इस चीज़ पर तवज्जो दी जाए कि हर नए वाले प्लांट का, उनके असेंबलीज़ का नाम रखा जाए, उनको नेमिंगली उनकी क्लासिफिकेशन की जाए, बोथ नेटिव एंड कल्टिवेटिव। जो नेटिव हैं यानी कि जो आप कह लें कि जो नए दरियाफ्त हो रहे हैं या जो अभी हमने करने हैं या जो कल्टिवेट हो चुके हैं, सारे तरह के मतलब जितने भी प्लांट्स डिस्कवर हो रहे हैं उन सब का हमें प्रॉपर नेम देना चाहिए। इस बात की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, इस बात का ये मतलब है। ओके, द साइंटिस्ट हु डू दीज थिंग्स आर सिस्टमैटिक बोटानिस्ट और टेक्सोनोमिस्ट। तो जो साइंटिस्ट, जो साइंसदान ये काम करते हैं, कौन सा भला नेमिंग वाला, पौधों के नाम देते हैं, उनको क्या कहते हैं, बोटानिस्ट और टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। Most certainly, it is essential for those working on the various fields of plant science, whether they are agriculturists, और जो पौधों के एग्जाम पे यानी कि और जो साइंसदान काम करते हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट के रहते हैं, फ्लोरिस्ट, फॉरेस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट और मॉर्फोलॉजिस्ट, टू नो विच प्लांट दे आर डीलिंग। ठीक है, वो ये बताते हैं कि अगर देखें ना वो फूलों से डील कर रहा है, स्पेसिफिकली फूलों की जो एग्जाम है उसको स्टडी कर रहा है तो वो उसको हम फ्लोरिस्ट कहेंगे, और अगर वो सिर्फ जंगलों पे कर रहा है, मतलब जंगलात की स्टडी कर रहा है तो उसको फॉरेस्ट्स कहेंगे। ऐसे एग्रीकल्चर के बारे में कर रहा है तो ऐसे इस तरह, ठीक है, जिस चीज़ से वो डील कर रहा है स्पेसिफिकली उसका वैसे नाम होगा उस साइंटिस्ट का। दे मस्ट नो देयर प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो उनको क्या अपना प्रॉपर साइंटिफिक नेम और अपने जो ताल्लुकात हैं वो जानने चाहिए। रॉबिन्स एट एल बॉटनी P7, ठीक है, ये इसका रेफरेंस है, ये पैराग्राफ रॉबिन्स एट एल, रॉबिन ने ये लिखी है किताब
बॉटनी इसका नाम है और पेज नंबर 7 से ये पैराग्राफ लिया गया, ये रेफरेंस है, ठीक है। अब आपको पैराग्राफ करने में कौन कौन से नाम, आप नीचे वाला आंसर देखे बगैर हम खुद बताएंगे। अच्छा, आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है, इसका टॉपिक कौन सा है, आपको ये पता है कि आपने 1 या 2 लफ्ज़ों का टॉपिक लेना है, तो क्या हम इसका ये टॉपिक कर सकते हैं कि नोमेनक्लेचर, मतलब नोमेनक्लेचर ठीक है, इतना नज़दीक नहीं है लेकिन है तो सही ना कि नोमेनक्लेचर मतलब ज़्यादा इसमें नामों के बारे में जिक्र हुआ है। इस तरह के 1-2 और टॉपिक आप प्रपोज करें खुद से, और टॉपिक सोचिए इस पैराग्राफ का क्या टॉपिक। अच्छा, ये प्लांट्स के बारे में तो हम इसका टॉपिक प्लांट भी लिख सकते हैं, एक नोमेनक्लेचर हो गया टॉपिक, और एक टॉपिक हम इसका कर सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की डिस्कवरी। वो जो इधर कह जो रहा है कि हर साल इतने प्लांट डिस्कवर होते हैं और ये वो सारा, मतलब जितनी चीज़ें इसमें डिस्कस हुए वो सारे टॉपिक बन सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें ऑप्शन कौन से दिएंगे टॉपिक बनाने के लिए। ए, द रोल ऑफ टेक्सोनोमिस्ट, टेक्सोनोमिस्ट का रोल, ठीक है टेक्सोनोमिस्ट का रोल, लेकिन नहीं जहाँ डिस्कस हुआ है। टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं ना जो नाम देते हैं प्लांट्स को, अगर उनका इधर डिटेल से काम डिस्कस हुआ होता ना कि अच्छा टेक्सोनोमिस्ट ये करते हैं प्लांट्स को ऐसे ऐसे स्पीशीज़ में डिवाइड करते हैं, फिर ऐसे नेम देते हैं, तो फिर ये होना था, ये नहीं क्लोज टॉपिक। अच्छा, न्यू प्लांट स्पीशीज़ की सिर्फ उसने यही बात किया कि 4700 प्रपोज होती हैं एवरी ईयर, तो इसमें भी इतना ज़्यादा क्लोज टॉपिक ये भी नहीं बन रहा। प्लांट साइंस, हाँ किसी हद तक प्लांट साइंस इसको कहा जा सकता है, लेकिन प्लांट साइंस तब होता अगर ये उसमें ये नॉमेनक्लेचर का, टेक्सोनोमिस्ट का, एग्रीकल्चरिस्ट का, फ्लोरिस्ट का, इनका जिक्र ना करता, सिर्फ प्लांट से डील करता, तो इसमें भी कॉल दिस टॉपिक प्लांट साइंस। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासीफाइंग न्यू प्लांट स्पीशीज़, तो मुझे तो ये ज़्यादा करीब लग रहा है। ये है काफ़ी लंबा नाम, इसको हम छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 लफ्ज़ इसके बन रहे हैं, और कुछ छोड़ के इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासीफाइंग न्यू प्लांट स्पीशीज़, तो इसका ये मतलब है कि नई प्लांट स्पीशीज़ को क्लासीफाई करने का की अहमियत क्या है। तो डेफिनेटली हमें ये बताया हुआ है कि हर साल इतनी डिस्कवर होती हैं, तो उनकी अहमियत ये है, तो जो उनको डिस्कवर करते हैं वो ये हैं, ठीक है। अब इसको ये टॉपिक वैसे जो उसने ऊपर उन्होंने कहा है कि जो आपको नीचे हेडिंग दिए गए हैं ना ऑप्शंस, उनमें से आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इनमें से हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे, डी वाले को, ये मोस्ट क्लोज आंसर है, ठीक है। वैसे अगर इसको छोटा टॉपिक करें, ये इतना लंबा टॉपिक भी ठीक तो है लेकिन इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, जितना आपको मैंने बताया 4 लफ्ज़ों का हद टॉपिक जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। वेल, अब हम सेकेंड टेक्स्ट देखते हैं। द टर्म ग्रुप्स हैज़ लॉन्ग बीन अ पिवटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है फिर तो आपको ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो ये समझें कि टर्म ग्रुप्स जो हैं वो सोशियोलॉजी में पिवटल कॉन्सेप्ट है इसका, यानी कि मरकज़ी तस्वुर है ग्रुप्स इस वर्ड का सोशियोलॉजी में, ओके। अ ग्रुप इज़ एनी नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। ह्यूमन बीइंग की यानी कि इंसानों की कुछ तादाद को ग्रुप कहते हैं रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन में, यानी कि उनकी सोसाइटी में कम्युनिकेशन में जो इंसानों की एक तादाद है, कुछ नंबर यानी कि 5 6 या 7 इंसान, उनको एक ग्रुप कहते हैं। इट मे बी वेल टू एम्फेसाइज सर्टन एस्पेक्ट्स and implication of their short definition which beginning students as well as some sociologists themselves frequently overlook or do not appreciate fully. इट मीन्स कि ये एक ऐसी डेफिनेशन है, ग्रुप की जो डेफिनेशन ऊपर बताई गई है ना, ये एक ऐसा पहलू है जिसको स्टूडेंट्स भी शुरू में और एज वेल एज सोशियोलॉजिस्ट इसको फ्रीक्वेंटली ओवरलुक और डू नॉट अप्रिशिएट फुली, वो इसको अहमियत नहीं देते या ज़्यादा उसको अप्रिशिएट नहीं करते, यानी कि ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन नहीं है ग्रुप्स की, इसका ये मतलब है शॉर्टली। फर्स्ट, अ ग्रुप रेफर्स ओनली टू पर्सन इन कम्युनिकेशन। पहली बात तो ये ग्रुप सिर्फ लोगों को रेफ़र करता है जो कम्युनिकेशन में होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मवासलात कहते हैं ना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्शन में होते हैं, ताल्लुक़ में होते हैं। अच्छा, मेयर फिजिकल क्लोजनेस, इसका कम्युनिकेशन का ज़ाहिर है ये मतलब है ना फिजिकल क्लोजनेस, यानी कि वो एक दूसरे से राब्ते में है, ताल्लुक़ में है। इफ़ देर इज़ नॉट कम्युनिकेशन डज नॉट मेक अ ग्रुप, तो अब इस डेफिनेशन का तो ये मतलब है कि अगर वो खुद से कम्युनिकेशन में आपस में नहीं है तो वो ग्रुप नहीं कहलाएंगे। द कम्युनिकेशन क्रिएट्स द ग्रुप नॉट द मेयर फैक्ट ऑफ स्पेशुअल प्रॉक्सिमिटी और फिजिकल कॉन्टैक्ट। वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन ग्रुप क्रिएट करती है, ना कि उनका आपस में ताल्लुक़ में होना, उनका फिजिकल कांटेक्ट जो है ग्रुप बनाता है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप इसको समझें। सेकंड, अ ग्रुप में बी ऑफ एनी साइज फ्रॉम 2 पर्सन, ग्रुप किसी भी साइज़ का हो सकता है, यानी कि 2 बंदों से शुरू होता है, 3 भी, 4 भी, 5 6 7 कितने हो सकते हैं उसमें, ये वेरी करता है। टू थ्योरेटिकल एंड पोटेंशली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि 2 बंदों से लेके और पूरी दुनिया की, यानी कि पूरी दुनिया की आबादी भी एक ग्रुप कहलाती है। थर्ड, तीसरी बात, कम्युनिकेशन नीड नॉट बी फेस टू फेस और बाय वर्ड और माउथ। तो जो कम्युनिकेशन हमने ऊपर बात की कि ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो कुछ पर्सन ह्यूमन बीइंग, उनके दरमियान कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनको एक ग्रुप कॉल करने के लिए, एक ग्रुप कंस्टिट्यूट करने के लिए,
तो यहाँ थर्ड पे वो ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन फेस टू फेस या बाय माउथ या बाय वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेट फेस टू फेस हो या लफ्ज़ों से हो या बातचीत से कम्युनिकेशन हो। इट मे बी इनडायरेक्ट थ्रू राइटिंग और एट लॉन्ग रेंज थ्रू सच इंस्ट्रूमेंट्स एज द टेलीग्राफ। तो हो सकता है ये मतलब खतूत के ज़रिए, टेलीग्राफ के ज़रिए या जो जो मतलब और तरीके कम्युनिकेशन के वो हो। अच्छा, क्यूबर, आई थिंक ये क्यूबर इसको पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी पेज नंबर 273 से ये पैराग्राफ लिया गया है। ओके, अब हमने इसका टॉपिक डिसाइड करना है। तो बताएं आप, कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स, डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप, कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स के दरमियान कम्युनिकेशन, क्लोज टॉपिक है काफ़ी ये। डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप नहीं, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप भी बताई गई है लेकिन इतना क्लोज नहीं है। सोशल लिमिटेशन ऑफ अ ग्रुप, साइज ऑफ ग्रुप्स। सी और डी तो बिल्कुल एक्सक्लूड हो गए ना, कि सोशल लिमिटेशन ऑफ ग्रुप ये तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा। साइज़ ऑफ ग्रुप्स भी हाँ डिस्कस हुआ है कि 2 बंदे से लोगों से शुरू करके पूरी वर्ड तक, लेकिन 1-2 लाइन है, इतना क्लोज नहीं है। पहले और दूसरे में हमें अब देखना है, ये ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स अगर हम ये वाला कंसीडर करें तो ग्रुप में कम्युनिकेशन उसने सिर्फ ये बात की है कि ग्रुप में कम्युनिकेशन ज़रूर नहीं है फेस टू फेस हो या बाय वर्ड हो या बाय माउथ हो, और कहीं भी यहाँ कम्युनिकेशन का जिक्र मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप उसने ये बताई है, और उसने ये बताया कि इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स और सोशियोलॉजिस्ट अप्रिशिएट नहीं करते। फिर उसने आगे उसको एक्सप्लेन भी किया कि पहली बात तो है ग्रुप ये होता है, दूसरी बात ये, तीसरी बात है। तो सबसे क्लोज ये भी क्लोज है ए वाला भी, लेकिन सबसे क्लोज जो है वो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप मुझे लग रहा है। तो यही है डेफिनेटली। कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन अगर थोड़ा कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया गया होता। यहाँ ज़्यादा ग्रुप की डेफिनेशन को देखे ना, उसने वही शुरू किया है। फिर उसने बताया कि उसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। फिर उसने बताया कि उसमें ये 3 एस्पेक्ट्स आते हैं। फर्स्टली ये, सेकेंडली ये बताई गई है, दूसरी बात कहाँ गया ये कि साइज़ उसका ये होता है, और थर्डली उसने ये बात बताई कि कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस हो। ठीक है, तो हम डेफिनेशन ऑफ ग्रुप जो है इसको हम करते हैं कंसीडर एज अ टॉपिक इस पैराग्राफ का। ओके, नेक्स्ट थर्ड टेक्स्ट देखते हैं। प्लांट्स ऑब्जॉर्व वाटर एंड ओके, यहाँ तक ख़त्म हो गया। प्लांट ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम द सोइल। अच्छा, मिट्टी से प्लांट क्या करते हैं, पानी और मिनरल साल्ट्स ऑब्जॉर्व करते हैं, जज़ब करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स। दे मैन्युफैक्चर शुगर्स, स्टार्चेज, फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्कोर्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें फैट, स्टार्च, प्रोटीन ये प्लांट्स खुद बनाते हैं अपने लिए। दे कंडक्ट मटीरियल फ्राम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू एन अदर। यानी कि मटेरियल कैसे कंडक्ट करते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से, यानी कि जड़ें जो हैं प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सोल से वाटर और मिनरल्स लेती हैं और फिर ऊपर लीफ तक पहुंचाते हैं, यानी कि कंडक्ट करती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल। दे रिस्पायर, प्लांट सांस लेते हैं। दे ग्रो, वो बढ़ते हैं। दे रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट इन विच द लिव, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट में वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनका उस पर असर होता है। दे रिप्रोड्यूस का यह मतलब होता है कि वो आगे से उनकी नस्ल बढ़ती है। इन शॉर्ट, प्लांट्स कैरी ऑन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। मुख्तसरन ये कि प्लांट्स ढेर सारे नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि वो ढेर सारी सरगर्मियाँ करते हैं। दे डू वर्क, वो काम करते हैं। दे हैव फंक्शंस, उनके फंक्शन है यानी कि उनका काम होता है। प्लांट फिजियोलॉजी इज़ द एरिया ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस। प्लांट साइकोलॉजी एरिया बॉटनी का, यानी कि बॉटनी एक सब्जेक्ट है, उसकी एक शाख है प्लांट साइकोलॉजी, जो डील करती है प्लांट्स की स्टडीज से, जो प्लांट की एक्टिविटीज़ और फंक्शन की स्टडी से डील करती है। ठीक है, रॉबिन स्टील, बॉटनी, पेज नंबर 9 से ये पैराग्राफ लिया गया है। तो आपने क्या करना है, टॉपिक बताना है इस टेक्स्ट नंबर 3 का। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका टॉपिक प्लांट्स हो सकता है, तो प्लांट्स हो तो सकता है, छोटा टॉपिक भी है, लेकिन बहुत वास्ट है ये टॉपिक, यानी कि प्लांट एक बहुत वसी ये टॉपिक है, लेकिन इतना वसी इस पैराग्राफ में जिक्र नहीं किया। इस पैराग्राफ को हम एक बार फिर देखते हैं कि ठीक है, प्लांट्स शुगर और मिनरल्स लेते हैं, ओके, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक हो गई ये बात। आप बच्चों, ऐसा होता है, ये अभी आपकी इनिशियल स्टेज है ना, तो आपके लिए डेफिनेटली ऐसा होगा कि एक बार पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया तो इससे आपको टॉपिक नहीं समझ आएगा, आपको 3, 4, इवन 5 बार भी पैराग्राफ पढ़ना पड़ सकता है अच्छा टॉपिक सेलेक्ट ढूंढने के लिए, अच्छा टॉपिक बनाने के लिए। ठीक है ना, तो जब आप अपनी स्किल में मास्टर हो जाएंगे, आप बार बार कर के प्रैक्टिस आप मास्टर हो जाएंगे, तो फिर ऐसा होगा कि आप एक बार पैराग्राफ पढ़ के उसका टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप ऐसा करें, वीडियो को यहाँ स्टॉप करें, इसको दोबारा से पढ़ें और खुद से टॉपिक निकालें। ठीक है, 3, 4 टॉपिक्स आप लिखें, कोई तो उसमें से ठीक होगा ना, मे भी सारे भी ठीक हो सकते हैं।
ओके, उम्मीद है आपने किया होगा ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसका करते हैं टॉपिक सेलेक्ट। मेरे ख्याल से इसका टॉपिक ज़्यादा जो अच्छे वर्ड्स हैं ना वो ये लास्ट जो सेंटेंस है ये ज़्यादा अपीलिंग है, हम इसमें से टॉपिक निकालते हैं कि बॉटनी की एक ब्रांच है फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो डील करती है एक्टिविटीज़ और फंक्शंस के तहत। तो हमें इसमें प्लांट्स की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया कि एक्टिविटी है कि मिनरल लेते हैं, साल्ट लेते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं, ये उनकी एक्टिविटीज़ ही है ना, यानी कि काम सरगर्मियाँ जो करते हैं। और फंक्शन बताए गए हैं कि रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, रिस्पायर करते हैं, ये सारे उनके फंक्शन हैं। तो अब ये यानी कि इन दो चीज़ों के बारे में ये डिस्कस कर रहा है ना पैराग्राफ, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली प्लांट साइकोलॉजी होगा, सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी होगा। या हम इसको ये भी टॉपिक दे सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, या ये टॉपिक लिख कर सकते हैं प्लांट्स फिजियोलॉजी। ठीक है, ये दोनों तकरीबन ठीक टॉपिक हैं, अच्छे टॉपिक हैं। नाउ हियर इज़ अ शॉर्ट एक्सरसाइज टू टेस्ट व्हाट यू हैव लर्नड। अब शॉर्ट एक्सरसाइज है कि आप देखने के लिए आपने क्या सीखा है, जो हमने 3 टेक्स्ट ऊपर किए हैं। टॉपिक सेंटेंस आर गिवन फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स। चूज द स्टेटमेंट दैट द बेस्ट एक्सपेक्ट द टॉपिक सेंटेंस, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। नीचे देखते हैं कि वो कह रहा है स्टेटमेंट्स आपके लिए दी हुई हैं, तो आपने ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस जो है जो द बेस्ट है। ये स्टेटमेंट है, इसका हमने टॉपिक देखना है। पहला कह रहा है डन हुआ है हमारे लिए, यानी कि पहली हमें डेमो है और बाकी हमने खुद करने हैं। ओके, द नील द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज़ यूनिक बिकॉज इट। जो दरियाए नील है मिस्र का सबसे बड़ा दरिया है, ये यूनिक है क्योंकि। अच्छा, ये हमारे पास लाइन है, इसका टॉपिक देखना है आपने। डिस्क्राइब वेयर इजिप्ट इज़, ये बताता है कि इजिप्ट कहाँ है, मिस्र कहाँ है। नहीं, इसने ये तो नहीं बताया कि मिस्र कहाँ है। सेकंड है एक्सप्लेन वाई द रिवर इज़ यूनिक। ये बात इस लाइन में हमें ये पता चलता है कि रिवर यूनिक क्यों है। हाँ, हो सकता है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये लार्जेस्ट रिवर है ना इजिप्ट का, मिस्र का सबसे बड़ा है, तो हो सकता है ये सबसे बड़ा है इसीलिए ये यूनिक हो। ठीक है, ये कुछ हद तक नज़दीक लग रहा है। कंपेयर द नील विल अदर लार्ज रिवर्स। नील को, दरियाए नील को दूसरे जो बड़े बड़े दरियाए हैं उनके साथ कंपेयर किया गया, उसके साथ उनको कंपैरिजन किया गया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दरियाए नील का जिक्र है और किसी का जिक्र ही नहीं है, और ना यहाँ इजिप्ट को डिस्क्राइब किया गया है। तो अब ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। जब ये बिल्कुल ही नहीं होंगे तो फिर हम जो बी वाला रह जाएगा वो भी क्लोज है, इतना बेशक ना हो, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन ये बचता है ना बी वाला, तो हम इसको बी का सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बी एक्सप्लेन्स वाई द रिवर इज़ यूनिक। ठीक है, ये बता रहा है कि रिवर यूनिक क्यों है। यूनिक इसलिए कि वो लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ा रिवर है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का, इसलिए वो यूनिक है। ओके, आगे हम खुद से करते हैं। ये हमें डेमो दिया हुआ था एक एग्जाम्पल में। टॉपिक सेंटेंस, A little known story about M.A. Jinnah tells about his manner of thinking. मोहम्मद अली जिन्ना की लिटिल नाउन स्टोरी, यानी कि जो थोड़ी सी उनकी कहानी के बारे में हमें पता है, अबाउट हिज मैनर ऑफ थिंकिंग, उनके सोचने के अंदाज के बारे में हमें स्टोरी बताती है कहानी। ओके, ये बात है। स्टोरी बेशक हमें प्रोवाइड नहीं की कि हमें एक लाइन प्रोवाइड की गई, इसका हमने टॉपिक बताना है। डिस्क्राइब्स द पासिंग ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। करारदाद लाहौर के मंजूर होने के बारे में ये बता रहा है, कभी भी नहीं ऐसा, ये तो बिल्कुल गलत टॉपिक है। समराइज जिन्ना स्पीच एट लाहौर मार्च 1940, मोहम्मद अली जिन्ना की 1940 में लाहौर की जो स्पीच है उसके बारे में बताया जा रहा है। रिलेट्स द लिटिल नाउन स्टोरी, लिटिल नाउन स्टोरी, छोटी सी जानी पहचानी कहानी से ये बात रिलेट हो रही है। तो आई नो कि आपको पता चल गया कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा इसमें से। डेफिनेटली ये लिटिल नाउन स्टोरी अबाउट M.A. जिन्ना कि लिटिल नाउन स्टोरी के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है, और यहाँ ना तो लाहौर रेजोल्यूशन की बात हुई है, ना जिन्ना की स्पीच की बात हुई है, ना लाहौर की बात हुई है इस सेंटेंस में अनफॉर्चुनेटली। तो जो करेक्ट आंसर है सी वाला हमारे पास, ये वाला इसका टॉपिक सेंटेंस होगा। ओके, थर्ड पे देखें। इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर हॉलीडेज इन अ ट्रूली यूनिक प्लेस, अगर आप अपनी छुट्टियां एक बहुत अच्छी और एक बहुत मुमताज़ अलग जगह पे गुजारना चाहते हैं, द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर जस्ट द प्लेस फॉर यू। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात आपके लिए अच्छी जगह है, मतलब अगर अच्छी जगह पे आप अपनी छुट्टियां गुजारना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेस फॉर यू कौन सी है, नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। ओके, अब टॉपिक क्या होगा इसका, आइडेंटिफाइज द प्लेस एंड एक्सप्लेन इट्स यूनिकनेस, कि किसी अच्छी जगह को आइडेंटिफाई किया गया है और उसकी यूनिकनेस को एक्सप्लेन किया गया है। आइडेंटिफाई तो कर दिया गया नॉर्थन एरियाज, और उसकी यूनिकनेस भी बता दी गई है कि क्यों, अगर आप ट्रूली यूनिक ट्रूली अगर आप इंजॉयबल और ट्रूली यूनिक प्लेस पे अपनी हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉर्थन एरियाज ऑफ पाकिस्तान। क्लोज है ये कुछ हद तक। एक्सप्लेन्स द फिजिकल एंड इमोशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलीडेज, बिल्कुल भी नहीं। छुट्टियों की इंपॉर्टेंस, छुट्टियों की अहमियत के बारे में पैराग्राफ लाइन बता रही है, बिल्कुल भी नहीं बता रही, गलत हो गया ये। रिलेट द हिस्ट्री ऑफ द पश्तून की हिस्ट्री के बारे में, ये बिल्कुल ही दोनों ना आप कह लें बियॉन्ड हैं इससे,
तो जो मोस्ट क्लोज है वो कौन सा है, ए वाला, तो हम डेफिनेटली ए को सेलेक्ट करेंगे। ओके, टेक्स्ट नंबर 4 पे देखना है टॉपिक सेंटेंस हमने। द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन इन्फेंट्स फॉलो अ डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन इन्फेंट्स कहते हैं नौमौलूद को, नौमौलूद यानी कि उन पे जो स्पीच की गई है, डेवलपमेंट उसकी हुई है, वो फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन इन्फेंट्स के डेवलपमेंट पे जो स्पीच हुई है वो स्पीच एक डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट है वो फॉलो करते हैं, यानी कि स्पीच को एक सीक्वेंस और पैटर्न में बयान किया गया है जो इन्फेंट्स पे स्पीच की गई है। ओके, डिटेल्स देखें। ए, बाय द टाइम एन इन्फेंट इज 6 months ओल्ड, जब एक नौमौलूद 6 माह का होता है, ही और शी कैन मेक 12 डिफरेंट स्पीच साउंड, तो वो 12 मुख्तलिफ तरह के साउंड्स प्रोनाउंस कर सकता है। तो ये तो इम्पॉसिबल बात है, 6 माह का बच्चा 12 मुख्तलिफ तरह की स्पीचेस कैसे साउंड कर सकेगा। कितना ऑब्जर्व, इतना फजूल सा ये डिटेल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। बिफोर द एज ऑफ 3 months, 3 महीनों से पहले, मोस्ट इन्फेंट्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस एनी रिकग्नाइजेबल सिलेबल्स, बहुत से इन्फेंट्स, बहुत से नौमौलूद क्या करते हैं, अनएबल टू प्रोड्यूस, वो इस काबिल नहीं होते कि बहुत सी रिकग्नाइज सिलेबल्स को वो प्रोड्यूस, यानी कि वो कुछ बोल नहीं सकते 3 माह से पहले, जाने पहचाने अल्फाज को भी वो अदा नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें डिटेल, ये वाला जो हमें लाइन है ये डिटेल ये बताती है, क्योंकि वो कह रहा है कि इन्फेंट्स होते हैं ना नौमौलूद, जो छोटे बच्चे होते हैं, अच्छा, उन बच्चों की डेवलपमेंट की, उनकी परवरिश के बारे में वो कह रहा है कि स्पीच जो की गई है ना वो अच्छे तरीके से सीक्वेंस और पैटर्न में थी। तो ये बात तो बिल्कुल भी पैटर्न और सीक्वेंस को फॉलो ही नहीं करती कि 6 माह का बच्चा 12 तरह से कैसे आवाज़ें निकाल लेता है। और ये बात ठीक है कि 3 माह से बिफोर, जो 3 माह की छोटी एज का जो बच्चा होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो रिकग्नाइज यानी कि जानी पहचाने अल्फाज को भी अदा नहीं कर सकता। ठीक है, बी वाला क्लोज है। During the first year, पहले साल, the number of vowel sounds a child can produce is greater than the number of consonant sounds he can make, कि पहले साल एक बच्चा इन्फेंट छोटा बच्चा के वॉवल्स के साउंड ज़्यादा प्रोनाउंस कर सकता है कॉन्सोनेंट के साउंड से। कितनी फजूल सी बात है, उसको क्या पता वॉवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या है, या अगर वो तो इंग्लिश में बात ही ना करता हो, यानी कि उसकी लैंग्वेज ही कोई और हो, तो वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से क्या ताल्लुक है उसका, ये भी रॉन्ग हो गया। डी देखें, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, दूसरे साल, द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स अ चाइल्ड कैन प्रोड्यूस इंक्रीजेज, अगेन ये रॉन्ग है कि दूसरे साल बच्चा कॉन्सोनेंट साउंड ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है। पेरेंट्स ऑफन रिवॉर्ड द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड अ चाइल्ड प्रोड्यूस बाय स्माइलिंग और स्पीकिंग टू द चाइल्ड। पेरेंट्स ऑफन रिवॉर्ड द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्ड, जो पहला रिकॉग्नाइजेबल वर्ड अ चाइल्ड प्रोड्यूस, बच्चा जो पहला अल्फाज बोलता है बाय स्माइलिंग और स्पीकिंग टू द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे उसको, पेरेंट्स उसको रिवार्ड क्या देते हैं कि वो उसकी तरफ मुस्कुरा के देखते हैं और क्या करते हैं, और यानी कि वो खुश होते हैं वो अगर बच्चा कोई लफ्ज़ पहला अदा करता है। तो ये ई वाला भी ठीक है। अब ए वाला और ई वाला दोनों इसमें करेक्ट हमें लग रहे हैं। तो ये सेंटेंस में ऐसे है, इसमें हमने टॉपिक चूज़ क्योंकि नहीं करना था, आपको नज़र आ रहा है कि लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं, ये टॉपिक तो हो भी नहीं सकती, ये डिटेल बता रही हैं कि ये मतलब ऊपर हेडिंग बेशक नहीं दी हुई, लेकिन इसका यही है मतलब, ऊपर वाले 3 जो हमने प्रैक्टिस किए उसमें हमने टॉपिक्स, उसमें हमने बताना था बच्चों, टॉपिक बताना था, तो यहाँ हमने हाँ टॉपिक सेंटेंस बताना, ये लिखा हुआ है कि टॉपिक सेंटेंस हमने बताना, यहाँ टॉपिक नहीं बताना। तो ए वाला भी टॉपिक सेंटेंस का बन सकता है और ई वाला भी। ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं। बाकी ये जो बी वाला और सी वाला और डी वाला ये तीनों रॉन्ग है। ठीक है, तो ये ई वाला और ए वाला दोनों क्लोज्ड टॉपिक सेंटेंस हैं इसके, इस स्टेटमेंट के जो हमें प्रोवाइड की गई है। ओके, नंबर 5 टेक्स्ट देखें, टॉपिक सेंटेंस, इसमें भी अगेन, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेमिन इज़ अ कॉन्स्टेंट ह्यूमन कंडीशन। फेमिन कहते हैं कहत को, कि ह्यूमन की इंसानों की जो कंडीशन है वो कंटिन्यूस कहत में रहते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे इलाके हैं ना जहाँ हमेशा ही कहत साली रहती है। एंड एग्जिस्ट ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ काजेज, तो इसकी वजह बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये ऐसा होता है, ये एग्जिस्ट करता है। क्या भला फेमिन कहत। डिटेल्स देखें, इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर बाय द 10,000s। अफ्रीका के इलाकों में लोग क्या करें, 1000 में से 10 लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक है, ये कहत से रिलेटेड है, फैमिन से रिलेटेड है स्टेटमेंट हमारी। बी स्टेटमेंट देखें, फैमिली इज पार्शली कास्ड बाय इंक्रीज पॉपुलेशन। कहत जो है वो पॉपुलेशन की इंक्रीज से, ज़्यादा आबादी की वजह से बढ़ता है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। एडवांसेस इन मेडिसिन हैव इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज।
कि मेडिसन में यानी कि तिब में आप कह लें मेडिकल फील्ड में जो एडवांसमेंट हुई है, ज़्यादा तरक्की हुई है, उसने क्या किया, लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसीज है यानी कि ज़िंदगी की उम्मीद है उसको बढ़ा दिया। कि होता था ना पहले बीमार बंदा है वो मर जाएगा, लेकिन अब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाता है तो उसकी ज़िंदगी की उम्मीद, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो गई है। कीपिंग मोर पीपल एक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो लोगों को ज़्यादा अरसे के लिए ज़िंदा रखता है। ये क्या से इतना रिलेट नहीं कर रहा है, ए और बी तो रिलेट किए, ये वाला इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट मेड सब्सटेंशियल एडवांसेस इन इंक्रीजिंग द फूड सप्लाई। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही कि वो फूड सप्लाई दे सकें। अच्छा, फूड सप्लाई तो तब प्रोवाइड की जाएगी ना जब कहत साली का, तो ये मतलब है बारिशें नहीं हो रही वहाँ पे या कोई कुदरती आफत है ना, तो उसका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से एक कुदरती नेचुरल डिज़ास्टर का एक एग्रीकल्चर फील्ड से कोई ताल्लुक बनता नहीं है। ये भी रॉन्ग है, डी वाला भी। ओके, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ सिटीज़ पॉपुलेशन हैज़ बिकम डेंसर, शहरों में ज़्यादा इजाफा हो रहा है इसलिए आबादी भी ज़्यादा डेंसर होती जा रही है। एंड एग्रीकल्चर सपोर्ट फॉर दिस पॉपुलेशन सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल, और इन पॉपुलेशन सेंटर के लिए एग्रीकल्चर सपोर्ट अवेलेबल ये भी इतना करीब नहीं है। तो अगेन मुझे लगता है ये सब में ना दो जो हैं वो ठीक है डिटेल्स, तो ए और बी वाली डिटेल ठीक है, बाकी सी डी और ई क्लोज नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट नंबर 6 देखें, इसमें भी हमने क्या करना है, टॉपिक से इंटेंसिटी डिसाइड करना है कि एन इंडिविजुअल विद एंग्जाइटी इन अ वेराइटी ऑफ वे एंड प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज। एक इंडिविजुअल कहते हैं कोई इंसान को या कोई भी बंदा, एक फ़र्द जो है, विद एंग्जाइटी इन अ वेराइटी ऑफ वेज एंड प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज, कि वो जब एंग्जाइटी में होता है, एंग्जाइटी कहते हैं बेचैनी को, इन अ वैरायटी ऑफ वे, जो बेचैनी में होता है ना डिफरेंट तरह से, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ, तो वो उसको डिफरेंट जब मतलब जब बंदा परेशानी में हो, बेचैनी में हो, इस तरह के और बेकरारी के आलम में हो, तो वो डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी मतलब रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज वो प्रोसेस करता है। ये बात बताई गई है। डिटेल्स देखें, एंग्जाइटी में मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय सच फिजिकल सिम्टम्स एंड इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी और लेबर ब्रीथिंग। बेचैनी से क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स, आपकी हार्ट एक्टिविटी और लेबर ब्रीथिंग पे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे तो नहीं, हमने तो रिस्पॉन्स का जिक्र किया है यहाँ ज़्यादा। फियर अनलाइक एंग्जाइटी इज़ अ रिस्पॉन्स टू रियल और थ्रेटन डेंजर। हाँ, कि डर बेचैनी की तरह से बेचैनी के ऑपोजिट जो फियर होता है, डर होता है, रिस्पॉन्स टू रियल और थ्रेट एंड डेंजर, ठीक है। यानी कि असल जो हमें खौफ खतरा होता है उसके लिए वो होता है। बेचैनी तो एक ख़तरे से खौफ से नहीं होती, वो और भी किसी वजह से हो सकती है, लेकिन फियर जो है वो इस वजह से हमें होता है। Psychologically, anxiety often produces a feeling of powerless or lack of direct control over the immediate environment। हाँ, ये बात ठीक है। वो कहता है कि नफ्सियाती तौर पर जो बेचैनी प्रोड्यूस क्या करती है, फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, एक आप में ताकत ख़त्म कर देती है, मतलब आप बिल्कुल बेबस खुद को महसूस करते हैं। लैक ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, आपका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो आप खो देते हैं, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ पे कुछ रिस्पॉन्स करना है तो आप जब बेचैनी के हालत में होते हैं आप कोई और रिस्पॉन्स कर देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज के बारे में ये स्टेटमेंट बता रही है, तो सी वाली जो है करेक्ट स्टेटमेंट एक हमारी हो गई है। डी देखें, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, डेफनेस और द लॉस ऑफ द सेंसेशन ऑफ टच इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल रिस्पॉन्सेज एंड और टू एंग्जाइटी। बिल्कुल गलत बात है कि टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, डेफनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टच, कि आप क्या करते हैं, एक्सट्रीम फिजिकल, हाँ एक्सट्रीम में ये ठीक बात है। अच्छा पहले समझें इसको कि आप टेम्परेरी का मतलब होता है मुस्तकिल तो होता है ना, परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब होता है आर्जी तौर पर, क्या होता है, आप अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, और क्या होता है सेंसेशन ऑफ टच, यानी कि कोई आप अपने जो कंट्रोल है टच का भी एक सेंसेशन आप खो बैठते हैं, यानी कि आपको बेचैनी के आलम में कोई बुला रहा है, कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपको हिला रहा है, मतलब आपको समझ नहीं आती कब, जब एक्सट्रीम एंग्जाइटी में होते हैं, नहायत जब इसतरार के बेचैनी की और आप इस तरह की कैफियत में होते हैं, तो फिर आप टेम्परेरी तौर पर डेफ ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी कि अंधे बहरे गूंगे हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। तो ये डी स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी लिखा हुआ है और एक्सट्रीम फिजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, तो ये ठीक है। Some people cannot cope with anxiety and are unable to control the neurotic behavior associated with anxiety। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बेचैनी के जो उनका कंडीशन होती है उससे वो कोप अप विद नहीं कर सकते, यानी कि उसके साथ वो नहीं, उन्हें पता चलता कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, और अनेबल टू कंट्रोल द न्यूरोटिक बिहेवियर एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी के साथ जो उनका न्यूरोटिक बिहेवियर है वो यानी कि उनके न्यूरॉन्स का बिहेवियर है, मेंटल बिहेवियर है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं चलता कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है।
तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसकी डिटेल हमें बता रही हैं, इसमें ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। बट बिफोर वी एंड द लेसन लेट मी गो ओवर व्हाट यू हैव लर्नड इन टुडेज लेसन। टुडेज लेसन यू हैव लर्न 3 इंपॉर्टेंट स्किल रिलेटेड विद रीडिंग, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी हैं इस लेसन में। कौन सी? टू आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ का टॉपिक आइडेंटिफाई करना अच्छे तरीके से आ गया है। सेकंड नंबर पे आपने क्या सीखा है? टू सेलेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ का मेन आइडिया आपने कैसे सिलेक्ट करना है। तो हमने बहुत से पैराग्राफ पढ़ के उनको टॉपिक मेन आइडिया सेलेक्ट करना सीखा। थर्ड पे डिटेल्स विच सपोर्ट द मेन आइडिया, ये हमने अभी जो लास्ट एक्सरसाइजेस की हैं इस पे हमने डिटेल सीखी है कि अभी हमारा जो लास्ट आपको सेंटेंस था मेन आइडिया, वो सेंटेंस हमें प्रोवाइड किया गया था, उसको आपको मैंने ये बताया कि ये 3 जो हमारे इधर डिटेल्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने सीखी हैं। तो मैं जो अगेन बता रही हूँ इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ना कोई ख़ास इसमें बात है, यानी कि आपको पता चल गया ना कि एक जो पैराग्राफ होता है उसका टॉपिक होता है, टॉपिक सेंटेंस होगा तो टॉपिक होगा ना, ज़ाहिर है। सपोर्टिंग डिटेल्स होती है और मेन आइडिया, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।